तो मेरा नाम है गौरव और स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसए क्लासेस में। और जैसे दोस्तों हम इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कल कि मैं आगे मोहम्मद गोरी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब मोहम्मद गोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1175 से 1206 तक माना जाता है। और इसके बारे में मैंने कुछ ये हेडिंग लिखी हैं, कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं जो उसके जीवन से संबंधित है। तो इन्हीं के ऊपर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, शंसबानी तुर्क, यानी जो मोहम्मद गोरी था वो सबसे पहले ये भी एक तुर्की ही था और यह शंसबानी तुर्क था। यह भी तुर्कों में एक जाति होती है जिसमें शंसबानी भी एक जाति है। और जो मोहम्मद गोरी था वो शंसबानी तुर्क था और यह भी अफ़गानिस्तान के गजनी में शासन किया करता था। और यह अगला हेडिंग है गौरवंश। तो जो मोहम्मद गोरी है यह गौरवंश से संबंधित था, लेकिन यह संस्थापक नहीं था। जी हाँ, यह संस्थापक नहीं था, लेकिन यह उस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जरूर था। उसके बाद है गजनी का शासक। जो मोहम्मद गोरी है वो गजनी का शासक था, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद जो गजनी का महत्वपूर्ण शासक थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो उभर कर शासक आया वो मोहम्मद गोरी ही था। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि यह अफ़गानिस्तान के गजनी शासन में शासन किया करता था। तो अगला पॉइंट है इसका फर्स्ट अटैक मुल्तान पर, यानी जब मोहम्मद गोरी ने 1175 में जब यह अपनी राजगद्दी पर बैठा था तो इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था। और मुल्तान में उस समय कर्मार्थी मुस्लिम रहा करते थे। तो गोरी ने सबसे पहले उन्हें अपना टारगेट बनाया और उसके बाद उन्हें खूब थोड़ा बहुत टॉर्चर किया, वहाँ पर लूटमार की और यह वापस अपने प्रदेश गजनी लौट आया। तो गोरी को उसके बाद अगली हेडिंग है सेकंड अटैक ऑफ सोमनाथ, यानी इसने जो दूसरा आक्रमण किया वो सोमनाथ पर किया था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो इसने वहीं से प्रेरणा लेकर सबसे पहले दूसरी बार सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। तो गुजरात पर इसने आक्रमण किया। तो उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। तो गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो बदले में जो भीम द्वितीय था उसने भी काउंटर अटैक किया मोहम्मद गोरी पर। और उसके बाद जो गोरी था वो अपनी जान बचाकर भागने लगा वापस। तो बदले में जो भीम द्वितीय था इसने भी इसका पीछा किया और 1178 में इसने माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, भीलवाड़ा प्रदेश में, तो इसने वहां पर जाकर महमूद गोरी को हरा दिया। और जो यह हार थी यह गोरी की प्रथम भारत में हार थी। तो यही अगला हेडिंग है, गोरी की प्रथम भारत में हार। तो भीम द्वितीय ने ही सबसे पहले महमूद गोरी को भारत में हराया था। और ऐसा माना जाता है कि महमूद गोरी को हराकर भीम द्वितीय ने उसे अपना बंदी बना लिया था, लेकिन भीम द्वितीय की माता के कहने पर उसने महमूद गोरी को दोबारा छोड़ दिया था। लेकिन अब तक समझ में आ चुका था महमूद गोरी के कि जब तक भीम द्वितीय गुजरात में शासन कर रहा है वह गुजरात पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो उसके बाद इसने अपना जो रुख था वो उत्तर भारत की ओर कर दिया। तो अगली हेडिंग इसी बेस पर है 1179 में सिंध कश्मीर पर कब्जा। तो महमूद गोरी ने अगला जो अपना रुख किया वो उत्तर भारत की ओर किया और 1179 में इसने लगातार कुछ समय तक सिंध एवं कश्मीर पर लगातार आक्रमण किया। और उसके बाद कुछ समय बाद ही 1179 में इसने सिंध व कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो इस चीज़ का हमें पुख्ता सबूत पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है कि किस प्रकार महमूद गोरी ने कश्मीर और सिंध पर आक्रमण किया करता था। और उसके बाद एक बार इन्होंने सिंध व कश्मीर पर विजय भी प्राप्त कर ली और उसके बाद ये इसके अधीनस्थ अक्षेत्र हो गए। अगली हेडिंग है उत्तर भारत में चौहान वंश। तो उस समय जब मोहम्मद गोरी उत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय दिल्ली, सांभर और अजमेर राजस्थान के भाग थे उस समय, और संयुक्त दिल्ली के, तो यह उत्तर भारत कहलाता था, उत्तरी भाग कहलाता था दिल्ली प्रदेश। तो इस समय यहाँ का
जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, जिसे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय यह शासन कर रहा था। तो उसके बाद जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था उस समय का, और उसी का एक दरबारी कवि चंद्रप्रदाय उसका बचपन का मित्र था और वह उसी के दरबार में एक राजकवि था। तो चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी, जो पूर्णतः पृथ्वीराज चौहान के ऊपर थी। तो पृथ्वीराज रासो, जो कि अगली हेडिंग है, और पृथ्वीराज रासो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रप्रदाय था उसने यह पुस्तक लिखी थी, और इसी में कश्मीर व सिंध पर जो महमूद गोरी आक्रमण कर रहा था इसका भी वर्णन उसी में मिलता है। और ऐसा माना जाता है इस पुस्तक के हिसाब से कि कई बार महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की 16 बार भिड़ंत हो चुकी थी, जिसमें हर बार पृथ्वीराज चौहान महमूद गोरी को हरा देता था, लेकिन महमूद गोरी बार बार माफ़ी मांगकर वह वापस चला जाता था, और बड़े हृदय एवं उदार हृदय वाले पृथ्वीराज चौहान उसे बार बार माफ़ कर देते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं था। केवल 2 बार ही पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी की भिड़ंत हुई, और वो थी 1191 में कतराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी की आपस में भिड़ंत 1191 में, जो अन्य इतिहासकारों द्वारा माना जाता है, वो 1191 में हुई। और उस समय जो तरावड़ी नामक एक प्रदेश है जो हरियाणा के करनाल में है, तो वहीं पर दोनों का आमना सामना हुआ, और उस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपनी संपूर्ण शक्ति एवं बाहुबल के साथ उसने महमूद गोरी को हरा दिया। तो फलस्वरूप उसने वापस माफ़ी मांगी महमूद गोरी ने, और विशाल एवं उदार हृदय का होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उसे दोबारा क्षमा कर दिया और उसे जाने दिया। तो 1191 और 1192 के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जो हेडिंग नंबर 11 यानी संयोगिता स्वयंवर में के बारे में है। तो उस समय जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली, सांभर और अजमेर में शासन कर रहा था, तो उसी समय गढ़वाल वंश, जो कि यूपी में था उस समय, उसका एक शासक था जयचंद। तो जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम किया करते थे, और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान को प्रेम किया करती थी, जिसके कारण इस चीज़ का जो पसंद जयचंद नहीं किया करता था, और जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत किया करता। तो फलस्वरूप उसने संयोगिता की शादी के लिए एक स्वयंवर रचाया, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर अन्य सभी शासकों को आमंत्रित किया। तो यह सब पृथ्वीराज चौहान ने अपना अपमान समझा, और पृथ्वीराज चौहान ने चढ़ाई की। चढ़ाई का मतलब उसने घोड़े के साथ गया और वहाँ पर संयोगिता को अगवा कर लिया, और अपने साथ लेकर अपने महल आ गया और वहाँ उससे शादी की। और जब इस बात के बारे में जयचंद को पता लगा, तो उसने इसे अपना अपमान समझा और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की उसने कसम खाई। और उससे अगले वर्ष की यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और द्वितीय युद्ध में दोबारा दोनों सेनाएं आमने सामने आती है तराइन के मैदान में, जो कि करनाल में है। एक तरफ महमूद गोरी था और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब की बार महमूद गोरी के साथ जयचंद की जो अपने मनोभाव से, अपने लाभ के कारण वह महमूद गोरी से जाके जा मिला, और उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, जिसमें महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अन्य इतिहासकारों के माने तो इस समय पृथ्वीराज चौहान हार गया था, और यह युद्ध अन्य इतिहासकारों के माने तो यह युद्ध निर्णायक युद्ध रहा। और उसके बाद जो अगली हेडिंग है वह चंद्रप्रदाय का काल्पनिक किस्सा। चंद्रप्रदाय ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह बताया है कि किस प्रकार जब द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो उस समय चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाकर महमूद गोरी उसे अपने प्रदेश गजनी ले जाता है, और वहाँ पर राजकीय खेल होते हैं। तो जहाँ पर चौहान जो गोरी की आंखें
आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करता है। और जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्र बरदाई बताते हैं महमूद गौरी को कि वह शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, तो और वह आंख पर पट्टी बांधकर भी अचूक निशाना लगा सकता है। तो इस पर महमूद गौरी माना नहीं और उसने विश्वास नहीं हुआ और उसने धनुष बाण दिया। तो पृथ्वीराज चौहान को लीड किया, उसको बताया कि किस दिशा में बाण चलाना है, और चंद्र बरदाई ने एक पैरे के माध्यम से उसे दिशा बताई, किसको, पृथ्वीराज चौहान को, और उसने शब्द भेदी बाण चलाया जिससे महमूद गौरी को वो लगा और वहाँ पर महमूद गौरी की मृत्यु होगी। लेकिन दोस्तों यह एक काल्पनिक किस्सा है। अन्य इतिहासकार भी इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि 1192 के बाद पृथ्वीराज चौहान मर चुके थे और इसी समय यानी 1193 में महमूद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ पर लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो चौहान का पुत्र था, यानी कौन, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, वह महमूद गौरी के संरक्षण में शासन कर रहा था और उसके पुत्र ने ही लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। तो उसके बाद अगले ही वर्ष यानी 1194 में अब नंबर किसका आ गया था, वो आ गया था जयचंद का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद महमूद गौरी को जयचंद से कोई खास सहानुभूति नहीं थी। उसे पता था कि आगे चलकर यह भी उसके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, तो उसने उसके साथ युद्ध किया और चंदावर के युद्ध में, जी हाँ, चंदावर के युद्ध में उसने उसे हरा दिया। और उसके बाद अब वह संपूर्ण रूप से शासक बन गया था, उत्तर भारत पर उसने कब्जा कर लिया था और उसने राजधानी बनाया था दिल्ली को। उसी समय 1192 में एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में आए थे, उन्होंने सूफी मत की स्थापना की थी। और सूफी संत का जो सूफी मत था उसका उस समय आने का केवल एक खास कारण था, वह था शिया और सुन्नी में मतभेद हो रहे थे, उनको शांत करना था। तो अजमेर में जाकर रहने लगे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो पहले सूफी संत थे, और उन्होंने अजमेर में जाकर अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई और वहीं पर उनकी कब्र है। तो उसके बाद जो महमूद गौरी के साथ उसके कुछ खास दास भी आए थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगली हेडिंग भी यही है, ऐबक, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो महमूद गौरी जब गजनी से आया था तो उस समय इसके पास कोई खास इसके पुत्र नहीं थे, ये अपनी विशालकाय सेना के साथ आया था। और इसका जो सबसे प्रिय और सबसे खास इसका जो दास था वो था ऐबक। तो इसने क्या किया था, ऐबक ने चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी की बहुत मदद की थी और एक बार तो ऐसा माना जाता है कि इसने महमूद गौरी की जान तक बचाई थी। तो इसी कारण ऐबक इसका सबसे प्रिय गुलाम था और इसका दामाद भी था। तो इसी कारण यह मोहम्मद गौरी के सबसे करीब और सबसे खास था। तो चंदावर के युद्ध के विजय के बाद ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी अपना राजकाज यानी जो दिल्ली का शासन था वो ऐबक के हाथों सौंपकर यह वापस चला गया था गजनी, और केवल अपने जो इसका घर प्रदेश था अपने गजनी, वहाँ पर केवल राजकाज को देखने के लिए वहाँ पर गया था। और इसी बीच इसने जो इस्लाम धर्म के जो प्रचार करने का जो दायित्व था वो इसने ऐबक को सौंपा था। तो इसी कारण जो ऐबक था, ऐबक ने उस समय कुवैत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया जो कि दिल्ली में है, और यह ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली मस्जिद थी। जो दूसरी मीनार ऐबक ने बनवाई वो थी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान के अजमेर में है, और यह भी एक मस्जिद है। और दिल्ली में एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहते थे, उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था क्योंकि ऐबक उसका प्रमुख शिष्य था, उसका अनुयायी था। तो 1199 में ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसका जो कार्य समापन था वो 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया। खैर इसको हम ऐबक के किस्से में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं महमूद गौरी के एंड की। तो 1194 या 95 के समय महमूद गौरी अपना शासन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया था गजनी, लेकिन यह 1205 में यह वापस हिंदुस्तान आया और इसने
वापस आया और इसने अपना राजकाज, क्योंकि इसका कोई खास पुत्र नहीं था, इसके एक सबसे प्रिय 4 दास थे और उन्हीं 4 दासों में इसने अपना शासन विभाजित कर दिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली एवं अजमेर का आसपास का क्षेत्र इसने अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और बख्तियार खिलजी को इसने बंगाल सौंपा। उसके बाद यालदोज को इसने गजनी दिया और कुबाचा को इसने कंधार और काबुल सौंपा। उसके बाद यह वापस अपने गृह प्रदेश यानी गजनी की ओर जा रहा था। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। तो रास्ते में इसने कश्मीर के खोकर में कौन थे? ये जाति थी जो जाटों की थी। तो इसने गोरी पर आक्रमण किया, रास्ते में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तो उस समय जो घायल गोरी को बचाकर जो इल्तुतमिश था वह इसे वापस गजनी तो ले गया, लेकिन इसे बचा नहीं पाया और 1206 में गोरी की गजनी में जाकर मृत्यु हो जाती है। और मरते समय जो महमूद गोरी था उसने इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलाम या दास्ता से आज़ाद कर दिया था। और साथ ही यालदोज व कुबाचा को, जैसे मैंने आपको बताया, उसका शासन बांट दिया था। इसी बीच जो बख्तियार खिलजी था उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बुरी तरह से आक्रमण किया, उसे नष्ट कर दिया था। लगभग उसको नष्ट ही कर दिया था, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो उस समय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। और अगर विश्व की बात की जाए, विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का मतलब पूर्ण भारत का, जो फ़िलहाल भारत में नहीं है, यानी इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो उस समय सबसे प्राचीन तक्षशिला था। लेकिन अगर भारत में उपस्थित विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नालंदा था, और नालंदा विश्वविद्यालय को ही महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो आखिर में 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में अपने हिंदुस्तान में कर दी थी और इसी ने आगे चलकर मुस्लिम धर्म का प्रसार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। तो अगले अध्याय में हम दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपना बहुमूल्य लाइक एवं अपने कमेंट मुझे बताएं कि आपको और क्या क्या कमी लगती है मुझ में, जो मुझे सुधार करनी चाहिए। और आप कृपया कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।